नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब पश्चिम बंगाल की यात्रा पर गई, तो उन्हें रिसीव करने के लिए न तो ममता बनर्जी आई, न ही सरकार का कोई मंत्री आया। उसके बाद रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पे ट्वीट किया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार इतनी एरोगेंस में है कि उन्होंने राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को वायोलेट किया, उनका सम्मान नहीं किया, एक महिला राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया गया, किस तरह से उन्हें अपमानित किया गया। सवाल ये है कि जो गृह मंत्रालय की जो किताब है, यानी कि जो ब्लू बुक है जिसमें कि ये सारे जिसको कि ड्राफ्ट किया जाता है, जो डीएम के पास में होता है ये किताब, कि किस तरह से राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जब उन्हें रिसीव किया जाता है किसी राज्य में, तो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री का रहना अनिवार्य होता है या फिर सरकार की तरफ से कोई मंत्री या फिर राज्यपाल वहां पे उपस्थित हो उन्हें स्वागत करने के लिए या उनके कार्यक्रम में। लेकिन ममता बनर्जी ने इनमें से तीनों, यानी कि राज्यपाल तो इस समय है नहीं, एन रवि ने अभी तक शपथ नहीं ली है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री थी नहीं मौके पर, और न ही कोई मंत्री को भेजा गया था। मुख्यमंत्री का कहना है कि वहां के जो मेयर हैं वो उन्होंने रिसीव किया और साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उस मौके पर उपस्थित थे। इसके अलावा उस कार्यक्रम में कई सारी अव्यवस्थाएं थी, उसको लेकर भी राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से बातें कही गई है। सवाल ये है कि दो तरफ के एलिगेशन है। पहला है कि प्रोटोकॉल का वायलेशन हुआ और दूसरा वहां पे अव्यवस्था थी, और इसके समानांतर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो इतने काबिल नहीं थे कि राष्ट्रपति की गरिमा के हिसाब से भीड़ जुटा सके, और साथ ही जहां पे अव्यवस्था थी वो खुद सेंट्रल एजेंसी के अधीन आता है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसलिए राज्य सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात जो टीएमसी के द्वारा कही गई कि राष्ट्रपति एक ऐसे मौके पर क्यों राज्य का दौरा कर रही हैं जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं। तो क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए, ट्राइबल वोटों को आकर्षित करने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की पद की गरिमा को भी दांव पे लगा चुकी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस मुद्दे को समझते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं। जयंत भट्टाचार्य साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही महमूद पाचा साहब जुड़ रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं। लेकिन सबसे पहले जयंत जी आपसे शुरुआत करते हैं। आपको लगता है कि जो ब्लू बुक कहता है उसके हिसाब से वायोलेशन हुआ है? क्योंकि इसके पहले कई सारे इंसिडेंट अगर आप देखें उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग राज्यों में, अगर मुख्यमंत्री के पास समय नहीं होता है तो वो किसी मंत्री को डेप्यूट कर देते हैं कि वो जाकर राष्ट्रपति की अगवानी करे। लेकिन इस केस में न मंत्री थे न मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके पैरेलल एक दूसरा सवाल भी है कि राष्ट्रपति ऐसे मौके पर जब वहां पे विधानसभा के चुनाव हैं तो वो जा क्यों रही है? क्या जो बीजेपी का एक टेक्स्ट बुक है कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसके अलावा जो सारी संवैधानिक शक्तियां हैं उनका भी चुनाव में इस्तेमाल करना चाहती हैं, और उस एजेंडे के तहत ही राष्ट्रपति को भी चुनाव में झोंक दिया गया? देखिए, पहली बात ये है कि ब्लू बुक तो है ही, उसको फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन उससे बड़ी बात है, जो पद का जो मर्यादा है, ये सिर्फ़ एक किसी पर्सनैलिटी किसी के बारे में नहीं है, ये पद के बारे में है। उसका जो मर्यादा है, उस मर्यादा का हमारे को हमेशा जो है एक सम्मान करना चाहिए। ये पहली बात है। तो वहाँ पर जो है, ये वाक़ई में मुख्यमंत्री की तरफ से ये एक हम कह सकते हैं कि गलती है। और जो आपने सही बात कहा, अगर वो खुद नहीं जा सकती थी तो कम से कम किसी को डिप्यूट कर सकती थी, वो भी उन्होंने नहीं किया। अब वो बैठी थी धरने पर, आपको पता है कि वहां पर अभी, जैसा आपने सही कहा कि वो अभी कुछ दिनों के अंदर वहां पर असेंबली के चुनाव के दिन जो है वो अनाउंस होने वाले हैं। बल्कि इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय पूरी बेंच जो है इलेक्शन कमीशन की वहां पहुंचे हुए हैं कलकत्ते में। तो ये उसी समय जो है, ये एसआईआर यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ने वहां पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया था वोटर्स लिस्ट का, उसके खिलाफ जो है करीब 60-70 लाख नाम को लेकर जो है वहां पर विवाद खड़ा हो गया है। और उसी के विरोध में मुख्यमंत्री जो है कलकत्ते में बीचों बीच, बिल्कुल कलकत्ते शहर के बीचों बीच जो है धरने पर बैठी हुई है। तो ठीक है, अभी चुनाव का वक्त है, तो वहां पर मुख्यमंत्री कोशिश ये कर रही है कि कैसे और ज्यादा से ज्यादा वो माने भारी पड़ सके जो मुख्य जो उनके ऑपोजिशन दल है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे वक्त पर जो है वहां राष्ट्रपति का जाना, शायद उनको लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा वो वजन ज्यादा जो है उधर चला जाएगा।
अब रही बात, आपने जो राष्ट्रपति की बात की, तो देखिए कोई भी इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, वो जो सरकार में है वही खुद जो है उसको उस पद पर बैठाती है। तो यहाँ पर इसको लेके मेरे ख्याल से कोई एक अलग वो पॉलिटिकल एक कंट्रोवर्सी या एक डिबेट खड़ा करना, मतलब ये सबके साथ होता है। अगर आप वैसे ही देखें तो तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा में एक आईपीएस ऑफिसर को भेजा है, तो इसका हम मान ले कि वो उसका जो है उन्होंने कुछ गलत उपयोग किया होगा पहले, या उनको जो है किसी तरह का एक वो गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमेशा अपने कंट्रोवर्सी में रहता है। बस खत्म करने से पहले एक और मुद्दा मैं बता दूं आपको, 2019 के लोकसभा चुनाव में ये जो आदिवासी इलाका जो है, इनका पूरा जो है मदद माने सपोर्ट जो है वो बीजेपी की तरफ थी उस समय लोकसभा चुनाव में। उसके बाद जो 24 वाले चुनाव में जो है उतना ज्यादा उनका नहीं देखा गया जितना कि पिछली बार था। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो आदिवासी का एक वो सपोर्ट रहा है भारतीय जनता पार्टी के ओर। तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री को ये लगा होगा कि राष्ट्रपति जो है उसी चीज को और थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी है कि अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। अभी तक जो है वहाँ एसआईआर का प्रोसेस जो है वहां पर चल रहा है। इलेक्शन कमीशन की पूरी जो टीम वहां पर है, लेकिन अनाउंस नहीं हुआ है। तो ऐसे में पद की गरिमा, उसका मर्यादा देते हुए मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री को जो है कुछ और ही कदम उठाने थे, ना कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लग रहा है जैसे कि बॉयकॉट ही कर रही है। बिल्कुल। पार्चा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री को कम से कम सांकेतिक रूप से किसी मिनिस्टर को तो डिप्यूट करना चाहिए। वहां पे उन्होंने एक तरह से प्रोटोकॉल को वायोलेट किया है, ऐसा लगता है, जो ब्लू बुक कहता है। लेकिन इससे पहले तो हमने इतिहास में देखा है ना कि इससे पहले भी राष्ट्रपति की गरिमा को, उनके प्रोटोकॉल को वायोलेट किया गया है और कई सारे राष्ट्रपति ने उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं की। बल्कि क्लासिक केस तो ज्ञानी जैल सिंह का है ही कि किस तरह से राजीव गांधी ने तो ये कह दिया था कि राष्ट्रपति के फंक्शन में कोई भी सरकार का मंत्री न जाए। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह को विपक्ष के जो राज्य हैं वहां पे जाके दौरा करना पड़ता था, क्योंकि जो कांग्रेस के रूल स्टेट थे वहां पे तो कोई उन्हें रिसीव करने नहीं आता था। तो वायोलेट प्रोटोकॉल का पहले भी होता रहा है इतिहास में। आपको लगता है कि प्रोटोकॉल का वायोलेशन निश्चित रूप से एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, किसी मंत्री को भेजा जाना चाहिए था, या फिर जो बड़ा इशू ये है कि राष्ट्रपति के जरिए माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? जो ट्राइबल वोट हैं, जो 5-6% हैं पश्चिम बंगाल में, संथालों की एक बड़ी आबादी है कई सारे जिलों में, तो उनको एक तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश थी। आपने राजीव गांधी जी की सरकार के और उनके ऊपर एक इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया बिना किसी सबूत के प्रस्तुत किए, और ये एक प्रकार से उसको जस्टिफाई करने के लिए जो ममता बनर्जी जी ने किया है उसको, तो मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है कि ऐसा कब हुआ होगा और कैसे हुआ होगा कि राष्ट्रपति जी को एक तो दौरा करने की क्या आवश्यकता पड़ रही होगी, कहीं ना कहीं जाके दौरा करना ही है, तो विपक्ष के राज्यों में दौरा किया। तो लेकिन आपका एग्जाम्पल थोड़ा मुझे उचित नहीं लगा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। लेकिन बात दरअसल ये है कि जो भी संवैधानिक पद हैं, इलेक्शन कमीशन हो, चाहे प्रधानमंत्री जी के पद हों या राष्ट्रपति के पद हों, उपराष्ट्रपति के पद हों, ये इलेक्शन से पहले तो किसी ना किसी पार्टी के मेंबर या किसी ना किसी पार्टी के नॉमिनी हो सकते हैं या कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो रचना की है, उसके तहत एक बार जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो वो पूरे देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। पहले भी ये बात अगर मैं नहीं कहूंगा तो मैं ईमानदारी नहीं बरतूंगा, पहले भी इन पदों की गरिमा का उल्लंघन होता था। लेकिन पिछले 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, ये काम ढके छुपे नहीं, खुले आम हो रहा है। इस बात का सबसे ज्यादा दुख है और इसी बात से सबसे ज्यादा संविधान का नुकसान हो रहा है। अब बंगाल के केस पे अगर हम आ जाएं तो जो वहां पे हो रहा है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक पद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से वहां गतिविधि कर रहा है उसको रोकने की जिम्मेदारी
मैं ये समझता हूं ममता बनर्जी साहिबा के ऊपर है। और अगर उन्हें चूज करना हो कि अगर कोई राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए व्यक्ति या महिला, इलेक्शन कमीशन के पद पे बैठे हुए महिला या व्यक्ति, वो जनता की आवाज, यानी कि जो वोट जनता देना चाहती है वेस्ट बंगाल में, उसका उल्लंघन करने के लिए अपनी पद की गरिमाओं को लांघ कर कोई कार्रवाई करना चाहते, तो ममता बनर्जी साहिबा की ये जिम्मेदारी है। आज भी वो चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, उनको मैं चुनी हुई मुख्यमंत्री इसलिए कहता हूं, हालांकि वो ईवीएम द्वारा निर्वाचित चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन क्योंकि ईवीएम का कंट्रोल आरएसएस और बीजेपी के हाथों में है, तो इसीलिए मैं उन्हें चुनी हुई मुख्यमंत्री कह रहा हूं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, मैं और ईवीएम से इलेक्शन हुआ है, तो मैं उस सरकार को भारत के नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार ही नहीं मानता हूं, वो ईवीएम द्वारा चुने हुए सीएम और पीएम हैं। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है बंगाल के लोग जिसे वोट देना चाहते हैं, उसी से, उन्हीं की आवाज से वहां पे चुन के सरकार आए। और इस बात को मैं ये समझता हूं ऊपर रखा जाना चाहिए बाकी सभी गरिमाओं से, जो कि संवैधानिक रूप से बाध्य करती हैं एक चीफ मिनिस्टर को। तो विल ऑफ द पीपल जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर किसी दूसरी संवैधानिक जिम्मेदारी का उल्लंघन कर भी रही है, तो उसका मोटिव और उसका गोल मैं समझता हूं पायस है, पाक है और वो अच्छा। ओके, भट्टाचार्य साहब, जो पाचा साहब जो सवाल उठा रहे हैं कि 2014 के बाद ये जो संवैधानिक संस्थाओं का पॉलिटिकल इस्तेमाल शुरू हुआ है, उसमें वो बात सही है। और वो बात आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के रिजीम में खास करके उस मनमोहन सिंह ने भले उस तरह से नहीं किया होगा, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर में ये एक ब्लेटेंट फैक्ट था कि राज्यपालों का दुरुपयोग किस तरह से होता था, किस तरह से राज्यपाल एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। 2014 के बाद बीच के पीरियड में भले नहीं हुआ होगा वाजपेयी जी के समय या मनमोहन सिंह जी के समय, लेकिन किस तरह से राज्यपाल आज की तारीख में एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं, राज्यों में किस तरह से जो चुनी हुई सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करने के का एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन गए हैं। चुनाव से पहले राज्यपाल पूरे राज्य में घूमते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं, राष्ट्रपति जाती हैं। और जहां तक पाचा जी कह रहे थे, तो मैं कोई तुलना नहीं कर रहा था, लेकिन के तिवारी जो हम लोग सब जानते हैं कि उस सरकार में मंत्री थे, राजीव गांधी की सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एंटरप्राइजेस थे। उन्होंने ज्ञानी जैल सिंह के ऊपर यह आरोप लगाया था कि ज्ञानी जैल सिंह का जो राष्ट्रपति कार्यालय है, एक खालिस्तानी सिंपथाइजर यहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद फिर जैल सिंह ने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। उसके बाद किस तरह से ज्ञानी जैल सिंह के बाहर के जो विदेश के इन्विटेशन हैं उनको रोक लिया जाता था। तो प्रोटोकॉल उस जमाने में भी एक एकॉर्ड नहीं किया जाता था, क्योंकि राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह में कॉन्फ्लिक्ट बहुत साफ था, खुले तौर पे था। और राजीव गांधी को एक समय ये भी लगता था कि बोफोर्स के बाद वो कहीं ना कहीं उन्हें डिसमिस करना चाहते हैं, इसकी कोई षड्यंत्र चल रही है। लेकिन सवाल हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर राजीव गांधी के समय राष्ट्रपति को प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है, तो आज की तारीख में भी नहीं मिलना चाहिए प्रोटोकॉल। ये बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि राष्ट्रपति राजनीति से ऊपर होती है, होना चाहिए उन्हें, एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के ये जो राजनीतिक दुरुपयोग शुरू हुआ है, इसको लेकर आप कैसे सोचते हैं कि, या फिर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्मार्ट मूव है कि भाई ठीक है, एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में राज्यपाल को भी यूज कर लिया पॉलिटिक्स के लिए, राष्ट्रपति भी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उनको इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, तो ठीक है, एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स है। देखिए, आपकी बात जो है ये सही तो है, क्योंकि अगर आप देखें तो बंगाल में, तमिलनाडु वगैरह ऐसे राज्यों में जहां पर कि विरोधी कोई दल वहां पर अगर सरकार में है, तो वहां से ज्यादातर इस तरह की खबरें आती है। या केरल की अगर बात करें तो वहां से भी इस तरह की बहुत सारी खबरें आई है पहले भी। तो ये पहले जितना हुआ उसके साथ अगर अभी हम तुलना करें, तो शायद मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो सही ना हो। उसका कारण ये है कि अभी जो है इंफॉर्मेशन या छोटी छोटी बातें भी जो है बहुत बड़े रूप में जो है वो हमारे सामने आ जाता है। और जिसको कहते हैं जो फ्रिक्शन है, तो वो फ्रिक्शन की जगह जो है हमको आग दिखती है।
तो इसीलिए पिछले कुछ सालों से जो है ये ज्यादा हमारे सामने आ रहा है और हम उस पर रिएक्ट करते हैं, जैसा कि हम मानते हैं, जैसा हम सोचते हैं, या हमारा विचार जिस तरफ है उसी के तहत हम इन बातों को हम देखते हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो अभी से नहीं, बहुत समय पहले से ही एक वहां पर जो है वो एक तरह से कहें तो लड़ाई चल रही थी राज्यपाल के साथ। या धनखड़ साहब को अगर अगर आप देखें तो उनके साथ बहुत सारे, जो अंग्रेजी में कहते हैं रन इन्स, वो बहुत सारा हुआ है। उसके बाद बोस साहब जो है उनके साथ भी बहुत सारा इस तरह के कंट्रोवर्सीज हुए हैं। बाद में जो है वो भी अब नए वहां पर राज्यपाल आने वाले हैं, जिसकी जिक्र आपने पहले की। तो वहां पर इस तरह के जो है हमेशा सरकार के साथ जो है उनका राज्यपाल का चलता रहा है रनिंग्स। और इसके पहले भी अगर आप देखें, जो वामपंथी थे, जो सरकार थी वहां पर, वो ज्यादातर जो है केंद्रीय सरकार के विरोध में थी ज्यादातर। बीच में अगर आप देखें तो कुछ साल, एक टर्म के समय जो है वो यूपीए सरकार को जो है बाहर से उन्होंने सपोर्ट किया था, लेकिन वहां भी इस तरह के जो है रनिंग्स होते रहते थे और ये अभी भी चल रहा है। खासकर पिछला जो राज्यपाल है वो तो बहुत ही ज्यादा इस मामले में वो अग्रेसिव थे। कुछ समय तक वो चले जाते थे जिलों में, जहां से भी कोई खबर आती थी कि यहाँ पर कोई गलत कार्रवाई हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई खामियां हो गई है, तो वो खुद चल देते थे वहां पर। और इसको लेके भी काफी वहां विरोध हुआ है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो जिस तरह के जो ये फिक्शन जो है ये पहले भी होते थे, शायद हमको उतना ज्यादा जो उसके बारे में हम तक ये खबर नहीं पहुंचती थी, लेकिन अभी जो हो रहा है वो ज्यादा हम लोग देख रहे हैं। और ये राजनीति का खेल जो है ये इलेक्शन के समय और ज्यादा होगा। एक छोटी सी बात आप देखिए, ये सिर्फ नहीं कि राष्ट्रपति जी वहां कोई मंत्री या मुख्यमंत्री तो छोड़ दिए, कोई मंत्री नहीं थे, इसके अलावा भी एक और कंप्लेन है, वो ये है कि वेन्यू चेंज किया गया था। अब ये वेन्यू वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए हो सकता है कि राज्य सरकार या वहां के सिक्योरिटी को लगा कि यहाँ पर, एक तो उन्होंने जो कहा है कि इतने सारे लोग वहां पर फिट नहीं हो पाते तो इसीलिए वेन्यू को चेंज किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति जी का कहना है कि उन्होंने खुद देखी है वो जगह और वहां पर आराम से ये लोग आ जाते वहां पर। तो ये जो है यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आप जिस तरीके से सोचते हैं उसी तरह से आप रिएक्ट करेंगे, क्योंकि पहले भी पश्चिम बंगाल में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी तरह का कोई मीटिंग, रैली या कुछ करने का उन्होंने अर्जी डाली थी वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद पास, तो उसको जो है नकार दिया गया था। और फाइनली जो है बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनको कोर्ट के पास जाना पड़ा वहां परमिशन के लिए, फिर कोर्ट का परमिशन लेके उनको वो कार्यक्रम जो है उसमें शामिल होना पड़ा। तो अगर इस तरह का हिस्ट्री नहीं रहता तो ये भी जो एक और कंट्रोवर्सी है कि लास्ट मोमेंट में शिफ्ट किया गया था वेन्यू, इसको शायद इतना ज्यादा तुल हम नहीं देते। तो इसमें बहुत सारी चीजें, जिस ब्लू बुक की आपने बात कही वो है पद का मर्यादा और गरिमा है, और जो बड़े पिछला जो इमीडिएट इतिहास है जहां पर कि इस तरह के जो है पॉलिटिकल वो उनमें जो है डिफरेंसेस होते रहे हैं, तो सब मिला के जो है ये कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी सिर्फ मुझे जहां तक लगता है ये अगले चुनाव को देखकर ही है, क्योंकि हम लोग सबको इस बात को देख रहे हैं कि इस बार जो है चुनाव जिसको कहते हैं हाई वोल्टेज हाई स्टेक होते जा रहा है। पर्चा साहब, जो जयंतो जी कह रहे हैं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो वेन्यू को लेकर, लेकिन बीजेपी तो अलग अलग राज्यों में ये सब करती रही है। पश्चिम बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तो वो थोड़ी भारी पड़ जाती है। जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं उन राज्यों में तो हमने देखा है कि विपक्ष के नेताओं को हेलीकॉप्टर तक नहीं मिल पाता, उनकी जो वेन्यू है उस पे कोऑर्डिनेट्स तक जारी नहीं होते, और कई सारे जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको तो अपनी रैलियों को मोबाइल फोन से संबोधित करना पड़ा है, क्योंकि सारे व्यवस्थाएं इस तरह से बीजेपी करती है कि जो विपक्ष का नेता है उसको हेलीकॉप्टर ना मिले, बस नहीं मिले, ताकि रैली तक जनता नहीं पहुंचे, अगर पहुंच जाए तो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाए, कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा तमाम इस तरह के हथकंडे तो बीजेपी इस्तेमाल करती रही है। अभी बिहार के चुनाव में ही हमने देखा था कि तेजस्वी यादव ने कई बार शिकायत की, मध्य प्रदेश में इस तरह की शिकायतें आई है कि वहां पे पहले से ही सारे हेलीकॉप्टर बुक कर लिए जाते हैं, बसेस बुक कर ली जाती है, वेन्यू तक बुक कर लिया जाता है और अपोजिशन के लीडर को मिलता नहीं। तो ममता बनर्जी जिसकी लाठी उसकी भैंस मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल में भारी पड़ रही है, तो इसलिए बीजेपी इस समय हंगामा कर रही है।
देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बीजेपी की लाठी प्राइवेट कंपनीज जो कि हेलीकॉप्टर देती हैं उस पे चले, गाड़ियां देती हैं, दूसरी चीज़ें फैसिलिटीज़ देती हैं, माइक और टेंट देती हैं, उस पे चले लाठी। चलिए, अच्छी बात नहीं है, इलेक्शन में चलानी नहीं चाहिए, लेकिन चलाएं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे लाठी चलाएं, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पद के ऊपर लाठी चलाएं, ये तो इति हो गई ना। तो क्या आरएसएस और बीजेपी को, ममता बनर्जी साहिबा को इजाजत देनी चाहिए कि वो राष्ट्रपति तक को ये हेलीकॉप्टर वाले और एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डीएम साहब को प्रयोग कर लें, वो जिस भी प्रकार से प्रेशर डाल के, क्या राष्ट्रपति महोदया को भी इलेक्शन के पर्पज से इस्तेमाल कर लें वो? तो मैं ये समझता हूं देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि देखिए ये पूरा देश जो संवैधानिक व्यवस्था है ना, राष्ट्रपति साहिबा की प्लेजर पे चलता है देश हमारा। मतलब उनकी खुशी है तो सब कार्य होंगे, इतना अहम रोल है उनका। जो भी आप ऑर्डर देखते होंगे, जो प्रधानमंत्री का पद भी है, वो राष्ट्रपति को जो लिखा जाता है वो एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि राष्ट्रपति महोदया फोन उठा के कहें कि जी मोदी जी इस्तीफा दे दो, आज मैं किसी और को बनाना चाहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है। तो ये जो मर्यादाएं थी, इसको इलेक्शन के लिए जब इस प्रकार से यूज किया जाएगा, आपने के तिवारी जी का जिक्र किया, के तिवारी जी का क्या हशर हुआ बाद में, वो पूरी दुनिया ने देखा है। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि नंबर लेने के लिए बहुत सारे लोग करते हैं, गलत काम भी करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि उनका लीडर खुश होगा। तो के तिवारी जी को उसकी बहुत सजा भी भुगतनी पड़ी थी, ऐसी जो गतिविधियां उन्होंने की थी। उसी प्रकार से लेकिन यहां क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति महोदया जी को एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, जो इंप्रेशन जा रहा है, वो स्वयं ये सब कार्य नहीं करेंगी इलेक्शन से खास तौर पे एकदम पहले। उसके एक्सप्लेनेशन में ये बोला जा रहा है कि जी अभी इलेक्शन की तो नोटिफिकेशन नहीं आई है, आ जाएगी कुछ दिन में। तो उससे जो प्रॉक्सिमिटी है इलेक्शन की, वो तो कम नहीं हो जाएगी ना। एकदम इलेक्शन जब सर पे है, इस प्रकार की गतिविधियां की जाएं, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक ट्राइबल कम्युनिटी में, हालांकि पॉपुलैरिटी तो उनकी कभी भी नहीं थी, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि सारे इलेक्शन बीजेपी ईवीएम से जीतती है, लेकिन उसका बहाना बना के दिखाना जरूर चाहते हैं। तो ये बहाना बनाना चाहते थे कि क्योंकि राष्ट्रपति महोदया के पद का दुरुपयोग कर लिया आरएसएस और बीजेपी ने, इसलिए शायद ट्राइबल लोगों ने ममता बनर्जी साहिबा के खिलाफ जाके बीजेपी को वोट दे लिया। तो इस चीज के लिए राष्ट्रपति महोदया का पद का दुरुपयोग, ये सबसे खतरनाक बात है। वरना स्वयं राष्ट्रपति महोदया जी को तो मना कर देना चाहिए था, अभी इलेक्शन हो जाए उसके बाद में जाके ये प्रोग्राम करना चाहूंगी, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से ये चुनाव से एकदम तुरंत पहले जाके ये प्रोग्राम करना चाहा होगा। और फिर प्लेजर तो है, कोई नहीं रोक सकता। हमारे देश में राष्ट्रपतियों को, राष्ट्रपति के पद पे बैठे व्यक्तियों को मंदिर में जाने से भी रोका गया है, कोई नहीं कर सकता ये काम। राष्ट्रपति देश में कहीं भी जा सकते हैं, उनकी प्लेजर है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो किसी खतरनाक जगह पे जाएं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मना कर रहा हो कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, आपकी सुरक्षा को खतरा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जाएं, ये भी उचित नहीं। तो ये सब चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। राष्ट्रपति के पद पे जो भी बैठा हो, उसे उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर तक बचे। इतनी शक्तिशाली पद होता है राष्ट्रपति का, अगर कोई उसका दुरुपयोग करना चाहे तो, ये बात फैक्ट है। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए लोग जो होते हैं, वो कोई बात अगर नागवारा भी हो तो उसको भी वो हजम करते हैं, क्योंकि उसकी पद की गरिमा नहीं जानी चाहिए। ऐसे ही उपराष्ट्रपति का पद भी होता है। लेकिन हम सब ने देखा, धनखड़ साहब का एग्जाम्पल आया था कि किस प्रकार से अननोन वजहों से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, आज तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो इससे भी एक ये मैसेज जाता है पूरे देश में कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पदों के ऊपर भी कितना दबाव है। हमारे देश में 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब प्रेस को ये बात बोली थी कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए और हमें बचाए। और जनता के नुमाइंदे कौन है? चीफ मिनिस्टर, जो कि ऑपोजिशन के लोग हैं। तो ये जो हो सकता है राष्ट्रपति महोदया की तरफ से भी एक कॉल है, ये जो कि अभी 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जैसे अनाउंसमेंट नहीं हुई है,
कि जनता आगे आए और इन पदों को बचाए। तो इन सब चीजों को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन अंत में मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा ममता बनर्जी साहिबा को, ये उनकी सारी कार्रवाइयां शायद पूरी ना हो, उनको इलेक्शन बचाने में, अगर ईवीएम से इलेक्शन होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए किसी को किसी चीज के लिए, तो ईवीएम को रोकने के लिए, पेपर बैलेट से इलेक्शन कराने के लिए, और दूसरा अगर ईवीएम से इलेक्शन हो भी तो ईवीएम से इलेक्शन कराने के जो कानून हैं, जो छोटी मोटी सुरक्षा है उसकी, उसको कम से कम लेटर एंड स्पिरिट में अक्षरतः पालन हो, इसके ऊपर उन्हें ध्यान लगाना चाहिए। वरना ईवीएम के माध्यम से मुझे बहुत बड़ा डर है कि बीजेपी बंगाल में चुनाव जीत सकती है। ठीक है, इस पे ही सवाल लेते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में आज जो बैठक हुई, इलेक्शन कमीशन के तीनों चुनाव आयुक्त वहां पे बैठे हुए हैं और अलग अलग पार्टियों की बैठक हुई। उस बैठक में भी टीएमसी के जो मंत्री गए थे, उन्होंने, जो महिला मंत्री थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ ज्ञानेश कुमार ने एक तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, गर्मी के साथ उन शब्दों का इस्तेमाल किया कि आप बैठ जाइए, जो मैं बात कह रहा हूं उसे सुनिए। और उन्होंने आरोप लगाया कि वो जो बातें उठा रही थी, जिन मुद्दों को उठा रही थी, वो ये मुद्दा था कि जो 60-65 लाख लोग जो डिफ्रेंचाइज होने की जिनकी आशंका बढ़ गई है, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए और साथ ही चुनाव कितने फेजेस में होंगे। बीजेपी ने कहा है कि वो चाहती है कि 1 या 2 फेज में वहां पे चुनाव होने चाहिए पश्चिम बंगाल के। पिछली बार आपको याद होगा कि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 8 फेजेस में हुए थे और उससे पहले भी 7 फेजेस में होते रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव। दूसरी जो बीजेपी की मांग है वहां पे कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो और उसमें स्टेट पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, स्टेट पुलिस के लोग डिप्लॉय नहीं किए जाएं। साथ ही जो सिविल ऑब्जर्वर जो पुलिस के लोग हैं वहां पे पश्चिम बंगाल में, उनकी डिप्लॉयमेंट नहीं हो। आपको लगता है कि एक जो पूरा एसआईआर का प्रोसेस है वहां पे और उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई है, 1 फेज या 2 फेज का चुनाव पश्चिम बंगाल में सही होगा, या फिर बीजेपी की आशंका है कि 7-8 फेज के जो चुनाव पहले होते थे इसलिए होते थे कि ममता बनर्जी और उनका जो कैडर है वो कहीं ना कहीं इसमें धांधली न करे, लेकिन 7-8 फेज के चुनाव में ममता बनर्जी के लोग ही ज्यादा स्मार्ट निकले और वो अलग अलग फेजेस में अपनी शक्ति को गेन करके डिप्लॉयमेंट उनकी अच्छी हो गई। तो अब बीजेपी को लगता है कि 1 या 2 फेज में चुनाव हो जाए। आप कैसे देख रहे हैं जो बीजेपी की डिमांड है उसको? देखिए, जो भी, मैं तो ज्ञानेश कुमार जी को और जो भी चुनाव आयुक्त में जो तीनों आयुक्त हैं उनको आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता के रूप में देखता हूं। तो उनसे कोई भी बात करना मेरे ख्याल से तो कोई लाभकारी नहीं हो सकता। उनसे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वही करेंगे जो अमित शाह जी और मोदी जी उन्हें बोलेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, हर एक चुनाव में हम वही देखते हैं, उसमें कोई बहस करने से कोई लाभ नहीं होगा। एसआईआर की जो बात है वो तो अब जो नुकसान होना था वो हो चुका है, लेकिन मेरा अभी भी दावा ये है कि एसआईआर की धांधली भी आरएसएस और बीजेपी को वेस्ट बंगाल में चुनाव नहीं जिता सकती। कितने भी वोट उन्होंने कटवा लिए हो, कितनी भी धांधली कर ली हो, वो काफी नहीं होगी उन्हें चुनाव जितवाने के लिए। असली गड़बड़ और घोटाला होगा ईवीएम के द्वारा। अगर ईवीएम में जितना कम घोटाला करवाने में या रोकने में, घोटाला जितना रोक पाने में ममता बनर्जी साहिबा और उनकी टीम और उनकी पार्टी कामयाब होगी, उतना ही बीजेपी को जीतने में मुश्किल होगी। ये सीधी सीधी बात है। इस बात को मैंने डिटेल में स्टडी भी किया है, मैंने सारे इसके लिए पेपर वर्क भी किया है और इसके लिए डिटेल में रिसर्च भी की है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो स्लीपर सेल्स हैं इन ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज में, वो पॉलिटिकल पार्टीज के, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बहका के ईवीएम से दूर ले जाते हैं। बाकी दूसरी चीजों पे कोई भी कुछ भी करने से कुछ लाभ नहीं होगा। ईवीएम है तो आरएसएस और बीजेपी की संभावना वेस्ट बंगाल में जीतने के लिए बहुत प्रबल है। मैं ये फिर एक प्रकार से चेतावनी देना चाहता हूं ममता बनर्जी साहब। भट्टाचार्य साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि जो
बीजेपी की डिमांड है कि 1 या 2 फेज में ही चुनाव होने चाहिए, 7-8 फेज में चुनाव नहीं होने चाहिए। जो पहले बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी 7-8 फेज में फायदा होगा, वो लगता है कि नुकसान हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी अपने कैडर को डिप्लॉय कर देती हैं। उनका जो पुलिस फोर्स का जो नेटवर्क है या उसके अंदर जो उन्होंने लोगों को भर्ती किया था, तो अब आपको लगता है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी के लोग ये कंप्लेन करते थे कि भाई सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को आप भेजेंगे लेकिन उसकी डिप्लॉयमेंट कहाँ होनी चाहिए वो तो स्टेट पुलिस ही बताएगी, और वैसी स्थिति में वो गड़बड़ हो जाता है जो बीजेपी को लगता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि समय से पहले वो उनको भेजा जाना चाहिए, वो फैमिलराइज हो उस इलाके से कि जिस इलाके में उनकी डिप्लॉयमेंट होनी है, और डिप्लॉयमेंट में स्टेट पुलिस का कोई रोल नहीं हो। आपको लगता है कि ये सब संभव है क्या? देखिए, पहली बात जो फेजेस की हो रही है ना, तो अगर आप देखें तो लगभग बराबर है तमिलनाडु और लगभग और पश्चिम बंगाल के जितने भी विधानसभा सीट जो है लगभग बराबर है। लेकिन अगर आप देखें तो जितने भी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं तो उसमें ज्यादातर जो है वेस्ट बंगाल में ज्यादा फेसेस हुआ है कंपेयर टू तमिलनाडु। उसका कारण ये है कि पश्चिम बंगाल का जो है वहां पर थोड़ा सा हाई वोल्टेज इलेक्शन रहता है, जहां पर कि जो सेंट्रल जो भी पार्टी है, चाहे वो पहले कांग्रेस हो या अभी भाजपा हो, तो वो हमेशा कोशिश करती है कि किसी तरह से वहां अपना पांव जमा सके। तो अभी जो है बिल्कुल मैं उल्टा देख रहा हूं। पहले ये होता था कि उनको ज्यादा फेजेस इसलिए विरोधी के दल जितने थे वो इसलिए कहते थे कि ज्यादा फेजेस हो ताकि ट्रूप्स मूवमेंट में थोड़ा टाइम मिले, जो कि खासकर जो सेंट्रल फोर्सेस जो वहां पर भेजे जाते हैं उनके मूवमेंट में थोड़ा टाइम मिले, ताकि एक जगह ज्यादा कंसंट्रेशन हो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का और कंट्रोल ज्यादा रहे, और उसके बाद वो समय पर मूव कर पाए दूसरी जगह। तो इस बार किसी कारणवश जो है, वो मेरी अभी बात नहीं हुई है वेरी फ्रैंकली, किसी कारणवश जो है वो कोशिश ये करे, या रादर कोशिश नहीं, वो ये अर्जी दे रहे हैं कि आप कम फेजेस में पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन करें। और उसके साथ जो है जो मैंने सुना है कि विरोधी के बाकी दल भी जो है, मैंने वामपंथी भी ने शायद ये 2 फेजेस की बात की है, 1 या 2 फेजेस की बात की है। तो अभी मेरी बात नहीं हो पाई है वहां पर कि किस बेसिस पर ये उनका डिमांड ये है। और जहां तक आपने बात की कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात की आपने, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो सेंट्रल फोर्सेस जाते हैं वो बहुत दूसरे सारे राज्य से आते हैं, झारखंड का है, साउथ से भी आते हैं। तो ऑब्वियसली वहां पर जो लोकल ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, वो उनको पता नहीं होगा। तो वहां पर उनको डिपेंड करना ही पड़ेगा जो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल पुलिस फोर्स है। उसके बिना जो है उनका पावर इन द सेंस की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगा और उनके मूवमेंट में भी दिक्कत होगी। इसलिए ये कहना कि बिल्कुल ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें कोई हाथ ना हो या लोकल पुलिस का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डीएम वगैरह है, वो तो खुद चुनाव आयोग के लिए काम कर रही होगी उस समय। तो इसीलिए जो है ये सारी चीजों को लेकर ये जो बना था ना, जो हमारे जितने भी ये कानून वगैरह, राजा साहब बढ़िया ये बता पाएंगे, मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही अनाड़ी ही कह सकते हैं। लेकिन जो ये सब बना था ना, ये चेक एंड बैलेंसेस के लिए बनाया गया था। और वही चीज को जो है अभी हम लोग देख रहे हैं कि अपने अपने इंटरेस्ट, अपने अपने फेथ के अनुसार जो है किसी को तुल दिया जा रहा है, किसी को थोड़ा नीचे किया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजों को मिलाकर ही ये जितना ये चुनाव का जो प्रोसेस है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, ये सारे चीजों को मिलाकर ही ये होगा, होता रहा है और आगे भी होगा। एक अंतिम टिप्पणी पाचा साहब आपसे कि आप जो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी फिर से चुनाव जीतेंगी और बीजेपी वहां पे इन सब करने के बाद भी चुनाव नहीं जीत पाएगी, ये इंटेलिजेंस या गट फीलिंग आपकी कैसे है, किस बुनियाद पे है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी वहां पे हाइपर है या ममता बनर्जी जो स्ट्रीट फाइट कर रही हैं उससे, तो आपको कैसे ये सारी जानकारी, गट फीलिंग आपको मिल रही है? देखिए, आरएसएस और बीजेपी का कुछ लेना देना ही नहीं रहा है वेस्ट बंगाल में शुरू से। अभी थोड़ी बहुत जो उनको सपोर्ट मिली है वो ईडी, सीबीआई और दूसरे माध्यमों से, जो सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं, जो दूसरी पार्टी के, उन्हीं कार्यकर्ताओं का प्रयोग करके ईडी और सीबीआई के दबाव से वो थोड़ी बहुत अपनी वहां पे कुछ एक
स्ट्रक्चर ऐसा लोगों को लग सकता है कि उनका कुछ बन गया है। वैसे वहां पे वो एक भी सीट जीतने के लिए स्वयं अपने बेसिस पे सक्षम नहीं है। ये जैसे तमिलनाडु में सक्षम नहीं है, जैसे केरल में सक्षम नहीं। ये बात बिल्कुल अक्षरता सही है। लेकिन ईवीएम के माध्यम से वो चुनाव जीतते हैं। मैंने आपको इसीलिए बोला, ममता बनर्जी साहिबा जितना ईवीएम के शरारत को, बेईमानी को रोक पाएंगी, उतनी ज्यादा संभावना उनके चुनाव जीतने की है। बीजेपी का सारा दारोमदार, उन्होंने जो गड़बड़ी करनी थी एसआईआर में, वोट कम करने थे, कर ली। वो कैसे रोक पाएगी जब ईवीएम कोई बैठा हुआ कहीं दूसरे से ही अगर मैनेज हो जा रहा है, तो ममता बनर्जी कैसे मैनेज उसको रोक पाएंगी? और उसके वीडियोग्राफी, उसके फुटेज भी इसी नहीं दे रहा है। मैं यही आपको बता रहा हूं कि ये एक तरीका है, रिमोट हैकिंग एक तरीका है। उसके अलावा जो फिजिकल जो गड़बड़ी होती है ईवीएम की मशीनों में छेड़छाड़ के द्वारा, फिजिकल छेड़छाड़ के द्वारा, ऑफलाइन छेड़छाड़ के द्वारा, मशीनें जो बदली जाती हैं, जो वीडियोग्राफी प्रोक्योर कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज चाहें। देखिए, हमने तो एज ए इंडिविजुअल कोर्ट से आदेश करा रखा है ना, जिसके लिए कानून भी बदलना पड़ा। लेकिन अभी भी कानून है, पॉलिटिकल पार्टीज और उसके कैंडिडेट चाहें तो अभी भी वीडियोग्राफी करा भी सकते हैं और वीडियोग्राफी ले भी सकते हैं। ये वीडियोग्राफी ही लेना इतना काफी हो जाएगा कि आरएसएस और बीजेपी की जमानतें जब्त हो जाएंगी सब सीटों पे। लेकिन बात यह है कि उनका सारा ध्यान जो है एसआईआर के ऊपर है, चुनाव आयोग से बहस करने के ऊपर है। 2 फेज में कराओ या 7 फेज में कराओ, इन सबसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। मैं तो बार बार हर पॉलिटिकल पार्टी को यही समझाने की चेष्टा करता हूं, फर्क पड़ना है ईवीएम से। ईवीएम के ऊपर पूरी ताकत लगाएं। 6 महीने पहले जो स्ट्रांग रूम्स हैं उसमें जाके देखें, जो फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग हुई होगी उसकी जाके जानकारी प्राप्त करें कि ईवीएम की मशीनें क्या ठीक से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, उस पर ध्यान लगाएं। इसके लिए तो हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी भी लिख रखी है, उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ें। उसमें मैंने एसओपीज बना के दे रखी हैं, क्या करके हम ईवीएम की शरारत को कम से कम कर सकते हैं तब तक जब तक के पेपर बैलेट से दोबारा भारत में चुनाव शुरू नहीं हो जाते, जिसके लिए हमने लगातार आंदोलन छेड़ रखा है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, और अगर उल्लंघन हुआ तो निश्चित रूप से ये चिंता की बात है। लेकिन साथ ही बड़े सवाल ये भी हैं कि राष्ट्रपति एक ऐसे मौके पर उस राज्य में क्यों जा रही हैं जब वहां पे विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन इससे बड़ी बात जो पाचा साहब कह रहे हैं कि असली जो खेला है वो ईवीएम का है, और टीएमसी को अगर चुनाव जीतना है तो ईवीएम, उसकी स्क्रूटनी और उसके सारे जो एसओपी है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो कितने फेज में चुनाव होंगे, इससे कोई बहुत ज्यादा टीएमसी का फायदा नहीं होने वाला है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। पाचा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भट्टाचार्य साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायली न्यूज के साथ।